Assalamu alaikum student. I am Sayyid Fahim. I welcome you all to my YouTube channel NMDK Chemistry in my pocket. तो ये जो हमने चैनल बनाया हुआ है ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो NMDK एस्पायरेंट्स है, प्लस में जो हमारे पास FSC के स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो लोग फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनकी जो है रिवीजन के लिए ये वाला जो चैनल है वो मैंने बनाया है। तो होप सो यू ऑल विल एंजॉय। तो हम जो है फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के जो है ना चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टैचोमेट्री से। तो हम सेकंड ईयर के भी जो है ना लेक्चर्स वो भी जो है साथ साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के जो है ना प्ले लिस्ट बनाकर हम आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक है स्टैचोमेट्री में, वो है हमारे पास क्या, मेसेज ऑफ एटम्स। क्या है हमारे पास, मेसेज ऑफ एटम्स। ठीक है, तो मैसेज ऑफ एटम्स जो है हमारे पास पहला टॉपिक है। तो मैसेज ऑफ एटम्स में सबसे पहले जो है हमारे पास आता है वो क्या आता है, मेस नंबर। ठीक है, तो हम जो है 1 बाय 1 इसको जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास जो टॉपिक वो है मेस नंबर। ठीक है, तो मेस नंबर को हम जो है किस तरह वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। सिंपली हम मेस नंबर को बोलते हैं इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नॉन एज मेस नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट ये कि हम मेस नंबर को ए से शो करते हैं, डिनोटेड बाय ए। ठीक है, मेस नंबर को ए से शो करते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मेस नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, यूज्ड ओनली फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, मेस नंबर किस लिए यूज़ होता है, एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है। और एक और मैं आपको चीज़ बता दूं मेस नंबर की कि ये हमेशा जो मेस नंबर होता है वो होल नंबर में होता है, ऑलवेज इन होल नंबर। मेस नंबर क्या होता है, हमेशा होल नंबर में होता है। कि लाइक मिसाल के तौर पर 12 फॉर कार्बन, जो है 24 फॉर मैग्नीशियम। इस तरह और भी जो भी हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो भी आप मेस नंबर लेंगे हमेशा वो किस में होता है, जो है होल नंबर्स में होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो मेस नंबर है इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। क्या, न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, अब न्यूक्लियन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियन ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मेनली हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं तो उन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं, मेस नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक था मेस नंबर का। उसके बाद इसी का ही हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास रैम। क्या आता है, रैम। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस। ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मैस है। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है ये भी हमारे पास किस लिए यूज होता है, एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। रिलेटिव एटॉमिक मैस इज आल्सो यूज्ड फॉर एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, ये भी किस लिए यूज होता है, एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। और रिलेटिव जो टर्म रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब ये होता है, रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू। मतलब हम क्या करते हैं कि जो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालते हैं ये क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को स्टैंडर्ड लेके उसके साथ कंपेयर करके फिर निकालते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है, तो स्टैंडर्ड एलिमेंट हम कौन सा लेते हैं फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, स्टैंडर्ड एलिमेंट हमारे पास होता है कार्बन। ठीक है, हम कौन सा जो है स्टैंडर्ड एलिमेंट लेते हैं, कार्बन लेते हैं। लेकिन आप देखें जो कार्बन है, कार्बन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स का तो आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उनको शॉर्ट में बता देता हूं कि आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मेस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मीन्स हम इस तरह कह सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, तो कार्बन के आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। एक है हमारे पास कार्बन 12, एक है हमारे पास क्या, कार्बन 13, एक है हमारे पास क्या, कार्बन 14। लेकिन हम इन तीनों में से जो है कार्बन 12 को जो है ना स्टैंडर्ड लेते हैं। उसकी कुछ रीजंस ये है कि जो कार्बन 12 है सबसे पहले कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो और जो 2 आइसोटोप्स है कार्बन के उनसे ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से। दूसरा ये कि इसकी जो अबंडेंटली एग्जिस्ट
ये जो है ना जो है और जो दो आइसोटोप्स है उनसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, इसलिए भी इसको हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं। तीसरा ये कि इसका जो मेस होता है वो स्टैंडर्ड मेस होता है, यानी कि 12.000 AMU। ठीक है, तो इसलिए भी हम इसको क्या लेते हैं, जो है स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एलिमेंट्स के आप जो है रिलेटिव एटॉमिक मास, लाइक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास होता है 24 AMU। ठीक है, आप कुछ और एलिमेंट्स के लिख लें, जैसे कि हमारे पास क्या है, सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर एलिमेंट्स का जो है हमारे पास 108 AMU होता है। ठीक है, और भी आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का भी आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो कितना होता है, 1.0001 AMU। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन जो है लिखें, तो वो हम किस तरह डेफिनेशन लिखते हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन इस तरह करते हैं, द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग इट विद मास ऑफ कार्बन 12। किस तरह, द मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑब्टेन्ड, ठीक है, द मास ऑफ एन एलिमेंट obtained by comparing it with carbon 12, with mass of कार्बन 12। ठीक है, तो मास ऑफ एन एलिमेंट जो कि हम ऑब्टेन करें बाय कंपेयरिंग विद द मास ऑफ कार्बन 12, तो उस मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, अब हम बात क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट की। ठीक है, तो यूनिट में मुझे जो है ना थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है कि एक तो हम कहते हैं कि इसका यूनिट है। ठीक है, अगर इसका यूनिट है तो वो कौन सा यूनिट है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसको भी हम डिफाइन करते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे पास रिलेटिव टर्म्स होते हैं, रिलेटिव टर्म्स की जो है ना कोई भी यूनिट नहीं होती अकॉर्डिंग टू द बुक केमिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट। उसमें जो है ना ये चीज़ लिखी हुई है कि जो रिलेटिव टर्म्स होते हैं ना हमारे पास, उनके जो है यूनिट्स नहीं होते। एज यू ऑल नो डेट कि जो हमारे पास रेम है, यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। इसको हम क्या करते हैं, किस तरह ऑब्टेन करते हैं, बाय कंपेयरिंग इट विद मास ऑफ कार्बन 12। तो इसलिए ये जो है रिलेटिव टर्म होने की वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, लेकिन मोस्ट बुक्स में जो है वो हमारे पास इसका यूनिट AMU लिखा जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको AMU जो है ना इसका यूनिट लिखते हैं। अब अगर हम बात करें AMU की, तो हम सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट का जो यूनिट AMU है उसको जो है डिफाइन करते हैं। तो उसको देखें हम किस तरह डिफाइन करते हैं, AMU। ठीक है, AMU हमारे पास क्या है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हम अगर क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, तो AMU को हम वैसे तो इसकी जो है सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम अगर कर लें तो पहले डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। इट इज़ द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 the mass of कार्बन 12 इज कॉल्ड AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको हम किस तरह जो है ना जो है इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए आप क्या करें कि आप जो है ना एक एटम ले लें कार्बन 12 का। क्या करें, टेक 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, आप क्या करें, कार्बन 12 का एक एटम ले लें और मेस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और उसका क्या ले लें, मेस ले लें, मेस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो अब देखें कि मेस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होगा, 12 होगा, और उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन 12 के अंदर, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हैव मेस
कितना मैस होगा, 12 ग्राम। ठीक है, अगर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम से उनका जो मेस है हमारे पास वो कितना है, 12 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो वन एटम ऑफ कार्बन जो है, वन एटम ऑफ कार्बन 12 हैज मेस ऑफ, किस तरह हम निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब 1 AMU को हम किस तरह वो करेंगे कि 1 AMU, ठीक है, तो ये जो हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻23 आया है, इसको हम क्या करेंगे, 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा कार्बन 12 का। तो हम क्या करेंगे, 1.99 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई इसका जवाब 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब ये केजी में है, अगर आप इसको जो है मोस्ट ऑफ द बुक्स में ग्राम्स में, जिस तरह जो है हमारे बुक में ग्राम में लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है 1 AMU जो है आ गया कि 1 AMU जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, आप उसको सिंपल ये बताएंगे कि हमारे पास जो है ये एक ऐसा मास होता है जो एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर होता है। ठीक है, उसको हम किस तरह जो है ड्राइव करते हैं वो आपको पता चल गया कि इस तरह हम जो है ना उसको जो है निकालते हैं कि वो जो है किसके बराबर होता है, 1 AMU हमारे पास बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास अगला जो इसका जो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है इसमें मेसेज ऑफ एलिमेंट में, वो हमारे पास आता है फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास। क्या आता है, फ्रैक्शनल और जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल एटॉमिक जो फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो सबसे पहली पॉइंट इसकी भी यही है कि ये भी जो फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास है ये एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ओनली यूज्ड फॉर एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, ये एलिमेंट्स के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, जो कि पॉइंट्स की फॉर्म में हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास 35.5 फॉर क्लोरीन लिखते हैं, या 20.18 है फॉर नियॉन, या जो है हम हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं 1.008। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज हैं जो कि क्या पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस है या जिसको हम एवरेज एटॉमिक मैस कहते हैं, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक हमारे पास आइसोटोपिक मैस और दूसरा क्या, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप। किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है आइसोटोपिक मैस, दूसरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो है आइसोटोपिक में। मिसाल के तौर पर अगर हम नियॉन का निकालना चाहें, ठीक है, क्या अगर हम नियॉन का जो है ना रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहें, तो हमें पता है कि जो नियॉन एलिमेंट है इसके हमारे पास क्या है, 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 3 आइसोटोप्स हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नियॉन के हमारे पास क्या है, 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से, हमारे पास है नियॉन 10, ठीक है, नियॉन 1020, नियॉन 1021 और नियॉन 1022।
2, ये हमारे पास क्या है, 3 जो है ना आइसोटोप से। अगर हम बात करें इनकी रिलेटिव अबंडेंस की, तो जो रिलेटिव अबंडेंस है वो हमें कैसे पता चलती है कि ये जो है इसकी इतनी रिलेटिव अबंडेंस है और ये जो एटम है इसकी इतनी रिलेटिव अबंडेंस है, वो हम पता लगाते हैं। रिलेटिव अबंडेंस जो है ना वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से। ठीक है, तो जो हमारे पास नियॉन 1020 है, इसके जो रिलेटिव अबंडेंस है वो हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 90.92%। ठीक है, ये हमें किससे पता चलता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करके रिलेटिव अबंडेंस जो है ना फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास नियॉन 1021 है, ये हमारे पास इसकी जो है कितनी परसेंटेज होती है, 0.256%। ठीक है, और जो नियॉन 1022 है इसकी जो है हमारे पास 8.86% है। ठीक है, तो ये हम जो है अब रिलेटिव एटॉमिक मास इसका किस तरह निकालेंगे, ये परसेंटेज हमने जहन में रखकर हम क्या करते हैं, एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है। ठीक है, आइसोटोपिक मेस हम क्या करेंगे, आइसोटोप जो है किस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, आइसोटोपिक मेस मिसाल के तौर पर 20 जो नियॉन 20 है उसके लिए 20 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी थी, 9.92। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे, जो दूसरा आइसोटोप है उसका वो कितना था, 21 और उसके जो आइसोटोप की अबंडेंस थी, रिलेटिव अबंडेंस, वो हमारे पास थी 0.256। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है, तीसरा आइसोटोप जो है नियॉन 22 वाला, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस थी वो हमारे पास कितनी थी, 8.86%। ठीक है, ये करके अब डिवाइड करेंगे आप इसको किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि आपने क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। आप इसको 100 के साथ जब डिवाइड करेंगे और सबको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास आ जाएगा 20.18 AMU। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नियॉन का जो है रिलेटिव जो है एटॉमिक मास आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा है, दूसरे एलिमेंट का हम किसका निकालते हैं, मिसाल के तौर पर दूसरा आइटम है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन के भी हमारे पास क्या है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के क्या है, 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के कौन कौन से 2 आइसोटोप है, एक है हमारे पास क्लोरीन 1735 और एक है हमारे पास क्लोरीन 1737। ठीक है, ये 2 आइसोटोप्स हैं। अगर हम इन आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस की बात करें, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। तो जो क्लोरीन 35 है वो हमें मिलता है 75.53%, और जो हमारे पास क्लोरीन 37 है वो हमें मिलता है 24.47%। ठीक है, 24.47%। सेम हम उसे फार्मूला से जो है हम रिलेटिव जो है इसी फार्मूला से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। कैसे, जो हमारे पास क्लोरीन 35 है वो कितनी परसेंटेज में है, 75.53%। ठीक है, प्लस में हमारे पास दूसरा जो है वो 37 है, वो कितनी परसेंटेज है उसकी, 24.47। ठीक है, इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो क्लोरीन है उसका जो है रिलेटिव एटॉमिक मास जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 35.5 AMU। क्या आता है ये, रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास, क्या, एवरेज एटॉमिक मास, या जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज का जो हमारा जो टॉपिक है मेसेज ऑफ एटम्स वो आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो आगे हम फिर जो है ना फर्दर जो है आगे हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूलाज के बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक है, तो वो हम फिर उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो मेरा लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा।